You're tuned into Box FM. Think out of the box. आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी प्रभात गोस्वामी। शाम के 4 बज चुके हैं और जैसा कि आपको याद रहता है कि शाम 4 बजे बुधवार के दिन हम व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम लेकर आते हैं, जिसमें देश के नामचीन व्यंग्यकारों से साक्षात्कार होता है, उनके अनुभव सुनते हैं, उनके व्यंग को सुनते हैं और उसके बाद अलावा हम उन श्रोताओं को भी सुनते हैं जो इस कार्यक्रम को सुनकर अपना कोई न कोई सवाल हमारे तक पहुंचाते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं वरिष्ठ व्यंग्यकार श्री गोपाल चतुर्वेदी जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं आज के हमारे खास मेहमान का परिचय। श्री गोपाल चतुर्वेदी मूर्धन्य व्यंग्यकार, कवि, 5 दशक से भी अधिक समय से साहित्य के पथ पर अपने लेखन के पद चिन्ह छोड़ते हुए जा रहे वयोवृद्ध व्यंग्यकार और कवि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री गोपाल चतुर्वेदी की एक विशिष्ट पहचान है। जीवन की सांझवेल में भी उनकी कलम अनवरत चल रही है। आपकी लेखनी से अनेक पीढ़ियां संस्कारित हुई हैं। 15 अगस्त 1942 को जन्मे श्री गोपाल चतुर्वेदी भारतीय पुलिस सेवा एवं रेलवे लेखा परीक्षा सेवा में चयनित हुए। भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों में कार्य करने के साथ ही गद्य और पद्य लेखन में भी निपुण रहे। सेवा काल के साथ ही 2 काव्य संग्रह और 24 व्यंग संग्रहों के साथ आपने हिंदी साहित्य की समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ तो हो, धूप की तलाश जैसे काव्य संग्रह, भारत और भैंस, जुगाड़पुर के जुगाड़ से लेकर गौरतलब व्यंग, पत्थर फेंको सुखी रहो जैसे चर्चित 45 व्यंग संग्रह व्यंग जगत में मील के पत्थर साबित हुए। आपने सालों तक व्यंग स्तंभ लेखन भी किया। हिंदी अकादमी दिल्ली से अफसर की मौत के लिए श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, शरद जोशी सम्मान, रविंद्रनाथ त्यागी सम्मानों के साथ ही आपकी जय देश भारती गद्य रचना भारत सरकार के राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अपना उत्सव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा आशय गीत के रूप में चुनी गई। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मानों से अलंकृत श्री गोपाल चतुर्वेदी देश के मूर्धन्य व्यंग्यकार हैं। बॉक्स एफएम जयपुर से प्रसारित व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में हमारे आज के मेहमान के रूप में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्वागत है सर पुनः आपका, और बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आपने हिंदी व्यंग के विकास काल को देखा है। देश की आजादी से पहले और स्वतंत्रता के बाद व्यंग के सामने कितनी और कैसी कैसी बाधाएं रही? देखिए, व्यंग के सामने बाधाएं तो ये रही कि एक संगतियों का लेखन है और अगर उसका सही उपयोग हो तब तो उस समाज को दिशा देता है। अगर आप उसे व्यक्तित्व निरूपित कर देते हैं या किसी व्यक्ति के खिलाफ व्यंग करते हैं तो वो व्यंग की गरिमा को कम करता है। एक सवाल और है कि आपकी लेखन की यात्रा कब शुरू हुई थी? इसके पीछे कोई विशेष प्रेरणा रही या स्वप्रेरणा से आपने लिखना शुरू किया था? देखिए, ऐसा है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसके पहले भोपाल में था हमीदिया कॉलेज में, जहाँ से मैंने बीए किया। तो मुझे ये लगा कि जब तक मैंने बीए किया और फिर इलाहाबाद आया तो इलाहाबाद में तो आप जानते हैं वो लेखकों का तबका गढ़ था और उन दिनों छायावाद का युग था तो वहाँ सभी थे। आप ये सोचिए कि फिर हमारे डिपार्टमेंट में लेक्चरर थे। तो ऐसी महान हस्तियों के साथ अगर आपका समय बीते तो लेखन आपका स्वभावगत अगर थोड़ा सा भी अंतर कहीं स्वभाव तो उसमें लेखन उभर आता है। तो मैंने वहीं रह के अपना पहला व्यंग लिखा था, अफसर की मौत। सबकी प्रकाशन की इच्छा होती तो मैंने उसे धर्म में भेजा और भारती जी से अभी मिला नहीं। उनकी महती कृपा थी कि उन्होंने छापा और वो अपने हाथ से एक छोटा सा 4 लाइनें आपके पास भेज के प्रिय बंधु, आपका व्यंग प्रकाशन के लिए स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत हुआ है और इससे 3 महीने तक अन्य कहीं न मिले। तो ऐसी स्वीकृति मिली तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ और
फिर एक व्यंग लेखन का सिलसिला शुरू। हर लेखक का अपने समकाल के किसी न किसी लेखक का उस पर प्रभाव रहता है। क्या आपके लेखन में भी कभी अपने जो आपका दौर था लिखने का, उसके आसपास जो वरिष्ठ लेखक थे, कहीं कोई असर आपके लेखन में आया? देखिए, ऐसा है कि पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी वो हमारे पिताजी के मित्रों में थे और मेरे अग्रज थे, और उन्होंने जीवन भर सरकारी काम किया अंग्रेजों के वक्त में, और उस वक्त वो व्यंग लिखते थे और हिंदी से बहुत ही प्रेरित थे और हिंदी के प्रति उनके हृदय में असीमित प्रेम था। वो हिंदी को लेकर अंग्रेजों से भी जुड़ जाते थे, और उनकी मुझे एक तरह से क्या कहें कि एक प्रेरणा थी, एक कृपा थी कि उनका साथ मुझे मिला, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। और उसके बाद उन्हीं के एक परिचित क्या उनके शिष्य भी रहे, पंडित विद्यानिवास मिश्र, वो हिंदी के मूर्धन्य लेखकों में से रहे, और उनका लेखन आज भी प्रभावित करता है। उनके माध्यम से मैं अज्ञे जी से मिला, हिंदी के बहुत से लेखकों से मिला। साथियों, इस समय आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में देश के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री गोपाल चतुर्वेदी जी को। और इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ाएं, आइए सुनते हैं चतुर्वेदी जी का एक व्यंग्य। न टेलीफोन का बजर बजता और न मुझे एहसास होता कि मैं मर चुका हूँ। मैंने पाया कि मेरे हाथ निष्क्रिय हो गए हैं और मैं टेलीफोन उठाने में असमर्थ हूँ। बजर बजता रहा और मैं हाथों के सहारे मेज पर सिर टिकाए पड़ा रहा। ऐसे फोन में काफी फुर्ती से उठाता था। शायद इसीलिए मेरे पीए को अजीब सा लगा और उसने स्थिति का पता लगाने के लिए एक चपरासी भेजा। जरूर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का फोन था। दोपहर का करीब 3 बजे का समय था और मैं एक व्यापारी मित्र के साथ 5 सितारा होटल से लंचित होकर आया था। भारत सरकार के किसी आर्थिक मंत्रालय में उप सचिव के पद पर काम करने के यही तो कुछ फायदे हैं। होली दिवाली पर भेंट उपहार और नए वर्ष के अवसर पर कैलेंडर, डायरी, लंच डिनर तो खैर होते ही रहते हैं। वैसे मैं भीरू स्वभाव के कारण ईमानदार था और नकदी लेन देन से दूर रहता था। खाने के पहले 2 ब्लडी मैरी भी पी थी। दफ्तर आकर तबीयत कुछ भारी सी लगी और जब तक मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, मैं चल बसा था। अब मैं कमरे के प्रवेश द्वार के सामने वाली खिड़की पर लगे एयर कंडीशनर के ऊपर एक मक्खी के साथ बैठा हुआ अपने पार्थिव शरीर को किसी अजनबी की तरह ताक रहा था। मुझे अभी तक नहीं पता था कि मेरे सिर के पीछे के बाल उड़ने लगे हैं और अठन्नी की आकृति के से तो कतई नदारद हो गए हैं। ये तो गनीमत थी कि मुझे अपने भूतपूर्व शरीर का नाक नक्शा नजर नहीं आया। पता नहीं कैसा लगता, पर गंजेपन की अचानक हुई अनुभूति काफी दुखद थी। अपने पिछलग्गुओं को जीते जी मैं क्या हास्यास्पद लगता था। ये संशय मुझे मरने के बाद भी कूचने लगा। जो सज्जन मेरी खोज खबर लेने आए उनसे मैं अपरिचित था, पर वह सचिवालय की परिपाटी और दस्तूर से भली भांति परिचित थे। उन्हें पता था कि लंच के बाद साहब सोफे पर आंख मूंद विश्राम करते हैं और उसके बाद मेज के पीछे कुर्सी पर आंख खोलकर सोते हैं। उन्होंने पीए को यही सूचना दी कि साहब सोफे की बजाय मेज पर ही लुढ़क गए। वहां से उन्हें हिदायत मिली कि साहब को जगा दो, मंत्री जी ने याद किया है। उन्होंने पीए के निर्देश पर बड़ी निष्ठा से और लगन से अमल किया। पहले तो साहब साहब बुदबुदाया, फिर कोई उत्तर न पाकर कंधे को पकड़कर मेरे शरीर को झकझोर दिया। मैं जीवन भर अनुशासन का कायल रहा था। मुझे नागवार गुजरा कि एक अदना सा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इतनी अभद्रता से अपने बड़े अफसर को चिरनिद्रा से जगाने का उपक्रम कर रहा है। उसके खुरदुरे हाथों का लगना था कि जो कंधे लाइसेंस, परमिट और फाइलों के बाहर से कभी नहीं झुके थे, कटे पेड़ की तरह फर्श की ओर झूल गए। अब मैं एक असंभव सी स्थिति में कुर्सी पर टिका था, मेरा धड़ धरा पर और पैर कुर्सी पर। इतना देखना था कि चपरासी अपने पिताश्री की दुहाई देता हुआ भागा और मेरे वैयक्तिक सहायक को साथ लेकर ही लौटा। मेरा पीए नई पीढ़ी का बीए था और शायद जासूसी उपन्यासों को पढ़ते पढ़ते परीक्षा पास कर डिग्री पा गया। बोला, रामखिलावन कुछ छूना मत, क्या पता आत्महत्या हो या हत्या, पुलिस बुलवानी पड़ेगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मामला सिर्फ दिल की धड़कन बंद होने का है, पर मेरी आवाज यूं गायब थी जैसे बिना बैटरी की गाड़ी में कोई सेल्फ घुमा रहा हो। सरकारी दफ्तर में ऐसी खबरें प्रकाश की गति से फैलती हैं। थोड़े ही समय के बाद आधा सचिवालय मेरे कमरे में समाने का असफल प्रयास कर रहा था। ठीक उसी तरह जैसे हर तरह की बचत दिखाकर मैं आयकर से बचने का निरर्थक प्रयत्न करता था। फर्श और कुर्सी में झूलता मेरा मृत शरीर दफ्तर की उबाऊ जिंदगी का सबसे जीवंत मनोरंजन बन चुका था। उसकी लोकप्रियता निःशुल्क होने से और बढ़ गई थी। एकाएक सचिव को लेकर संयुक्त सचिव पधारे। तमाशबीन भीड़ अपने आप छंट गई। रामखिलावन और मेरा वैयक्तिक सहायक चश्मदीद गवाहों के नाते पेश हुए। पीए ने सुबह से मेरा कार्यक्रम बयान किया। लंच का उसे पता न था। साहब शायद किसी निजी काम से 1 बजे बाहर गए थे और 3 बजे जब मंत्री जी के निजी सचिव का फोन आया तो इस हाल में थे। मुझे तो रामखिलावन ने बताया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने आकर देखा तो इनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। सर, हम लोगों ने मेज की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया है और पुलिस को भी इत्तला कर दी है। मेरे पीए ने प्रशंसा की अपेक्षा से सचिव को निहारा
जैसे पालतू कुत्ता अजनबी पर भौंकते भौंकते पुचकारे जाने की उम्मीद में मालिक को ताकने लगे। आप कमरे में चलिए सर, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगा। संयुक्त सचिव को विदा कर सोफे पर धंस गए। वर्मा जी के घर इनकी मृत्यु की सूचना दे दी। उन्होंने जानना चाहा। मेरा पीए अपनी तिकड़म में लगा था। उसे ऐसे किसी कर्तव्य की सुधि कहाँ थी, पर किसी भविष्य के नेता की संभावनाएं जगाता सफेद झूठ बोल गया कि मेरे घर का फोन खराब होने से कोशिश करने के बावजूद वह यह अहम सूचना देने में कामयाब न हो सका। संयुक्त सचिव ने प्रशासन के अवर सचिव को बुलाया और आदेश दिया कि संदेशवाहक द्वारा तत्काल ये खबर मेरे घर भेजी जाए और कमेटी रूम में 5 बजे सचिव की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया जाए। ये भी निर्णय लिया गया कि पुलिस आने तक मुझे इसी विभत्स मुद्रा में लटके रहने दिया जाए। ये आवश्यक निर्देश देकर संयुक्त सचिव पहले से निर्धारित मीटिंग का घिसा पिटा बहाना बनाकर दुर्घटना स्थल से खिसक लिए। पीछे छूटे अवर सचिव ने पीए को शीघ्र पुलिस बुलाने के लिए फोन करने को कहा। जितनी जल्दी पुलिस आएगी ये बला टलेगी। ये जब अनुभाग अधिकारी थे, मेरे नीचे काम करते थे और मेरी अच्छी रिपोर्टों के कारण ही अवर सचिव का प्रमोशन पा सके थे। उन दिनों ये मुझे सर सर कहते न थकते थे और अब मैं सिर्फ एक बला था। वैसे वर्मा जी अफसर बढ़िया थे। मेरा ओवर टाइम का कोई भी बिल नहीं रोका। उल्टे कभी देर हो जाती तो खुद ही कहते थे कि बिल नहीं बनाया, क्या बात है। पर साहब अपने तो 100 रुपए डूब गए। कल साहब पर्स भूल आए थे और किसी शादी में जाना था, गिफ्ट के पैसे मैं नहीं दिए थे, अब किससे मांगूंगा। मेरे पीए ने मुझे श्रद्धांजलि देते हुए अपनी व्यथा उजागर की। अवर सचिव महोदय ने सुना अनसुना करते पीए को निर्देश दिया, जब तक पुलिस नहीं आती आप यहीं रहिए, मैं दूसरे इंतजाम करने जा रहा हूँ। कमरे में सिर्फ मेरा शरीर और पीए था। उसने अपनी जेब से रूमाल निकालकर दस्तानों की तरह पहना और मेरी खाना तलाशी ली। मैंने सुबह उससे ही 500 रुपए का चेक बनवाया था। उसने सिर्फ 2 10-10 के नोट मेरे पर्स में छोड़े, बाकी अपनी जेब के हवाले किए और मेरे ही पैकेट से सिगरेट निकालकर पीने लगा। फिर उसने उदासी की मुद्रा बनाई और राम खिलावन को बुलाया। एक 10 का नोट उसे दिया और चाय लाने के आदेश के साथ कहा, तुम भी चाय पी लेना। मैं अपने व्यक्तिगत सहायक की उदारता से बेहद प्रभावित हुआ। 4 बजे मैंने रंगास्वामी को समय दिया था। कई महीनों से एक केस को लेकर पीछे पड़े थे। नियमानुसार काम नहीं बनता था। मैंने सोचा कि सारी स्थिति स्पष्ट रूप से बता दूं। दिक्कत यही थी कि मंत्री जी इनकी मदद करना चाहते थे। रंगास्वामी को शायद रिसेप्शन पर ही इस अनहोनी की सूचना मिल गई थी। कहो मेरा, क्या हाल है? उन्होंने कमरे में झांककर पीए से पूछा। हमारे साहब नहीं रहे। मेहरा ने उन्हें ऐसे बताया जैसे किसी अन्वेषक ने नई खोज की हो। मुझे तो वर्मा जी ने 4 बजे बुलाया था और बेचारे खुद ही हमेशा के लिए चले गए। रंगास्वामी ने दुखी स्वर में संवेदना प्रकट की। फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर मेहरा को दिया। कल गजल नाइट है, तुम तो शौकीन आदमी हो, हुआ ना? मुझे लगा कि रंगास्वामी कितना अच्छा इंसान है, मेरे लिए निमंत्रण पत्र लाया होगा। मेहरा को न देता तो क्या करता। मेरी साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिरुचि सबको पता थी। मेहरा, मेरी फाइल की क्या पोजीशन है? रंगास्वामी ने जानना चाहा। आपकी फाइल तो अलमारी में बंद पड़ी है। मेहरा ने रहस्योद्घाटन किया। पिछले 6 महीने से चक्कर कटवा रहा था, पता नहीं क्या चाहता था। चलो अब इसकी जगह बैंक कटाएगा, वही सबसे सीनियर है, अपना यार है, उससे ही केस क्लियर करवाना पड़ेगा। रंगास्वामी ने मेरा मूल्यांकन करते हुए मेहरा को सूचना दी। इतने में राम खिलावन चाय ले आया। सर आप भी चाय पिए? मेहरा ने रंगास्वामी से प्रार्थना की। चाय पीते पीते ये फैसला हुआ कि रंगास्वामी वेंकट से मेहरा की वफादारी, कार्यकुशलता और ईमानदारी की चर्चा करेगा। मैं अपनी शोक सभा में न जा पाया। भिन भिनाती मक्खियों की हलचल से मेरी आंखें खुल गईं। सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद ये मेरा पहला दिन था। तो ये था श्री गोपाल चतुर्वेदी जी का व्यंग अफसर की मौत, और बेहतरीन व्यंग था। और इस व्यंग्य पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी कर रहे हैं सुपरिचित व्यंग्यकार श्री सुभाष चंद्र। मित्रों नमस्कार। गोपाल जी हमारे समय के बेहद महत्वपूर्ण व्यंग्यकारों में से एक हैं। सच कहें तो वे व्यंग्य के भीष्म पितामह जैसे हैं, जिनसे हमारी पीढ़ी ने और हमारे बाद की पीढ़ी ने बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहता हूं कि नई पीढ़ी भी उन्हें पढ़े और उनसे सीखे कि सरोकारों के निर्वाह से लेकर विषयों के चयन तक उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो उनसे बहुत कुछ संस्कारित हो सकती है नई पीढ़ी भी। अगर हम गोपाल जी के व्यंग कर्म पर दृष्टि डालें तो देखते हैं कि गोपाल जी ने व्यंग निबंध और व्यंग कथा दोनों ही क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण काम किया है। उनकी बेहद चर्चित रचनाएं हैं कुछ, जैसे कुत्ता चांद पर भौंकता क्यों है, धांधलेश्वर, पुल के नीचे की बस्ती, आजाद भारत में कालू, दुम की वापसी, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जो व्यंग साहित्य की उपलब्धि हैं। आज हम जिस रचना पर बात कर रहे हैं उसका शीर्षक है अफसर की मौत, और इस रचना के माध्यम से गोपाल जी ने सरकारी दफ्तरों का जो छल छद्म है उसको बड़े करीने से उद्घाटित किया है। यह रचना अफसरशाही, अफसरवादी
उपयोगिता और मानवीय दुर्बलताओं के बीच नए ढंग से संबंध स्थापित करती है। और अगर कथा वस्तु के तौर पर ही हम देखें तो हम देखते हैं कि अफसर की मौत के बाद उसकी आत्मा वहीं रहकर सहकर्मियों के कार्यकलापों को देख रही है, उनको परख रही है। वो देख रही है कि वहाँ पर मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, और अब तो गए कोतवाल अब डर काहे का, और जीते जी की अफसरी मरने पे 2 लाख जैसी बहुत सारी कहावतें चरितार्थ हो रही हैं। ये रचना अपने समय में बेहद चर्चित रही थी। मैं समझता हूँ कि यह 30 या 35 वर्ष पूर्व ये रचना छपी थी, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये रचना आज भी बेहद प्रासंगिक है। यह अफसरशाही के खोखलेपन पर तो व्यंग करती ही है, साथ ही यह रचना ये भी बताती है कि किसी व्यंग कथा को प्रसंग वक्तृता के माध्यम से चुनने का सही तरीका क्या है। इस रचना के सेटर को प्रसंग वक्तृता की ऊन से बड़े करीने से बुना गया है, और ये बुनावट बेहतरीन है, इसमें झोल नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये रचना अपने गंभीर सरोकारों के निर्वाह और अपनी प्रहारक क्षमता के कारण भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गोपाल जी इस रचना के बहाने की सबसे निचली सतह तक जाते हैं और उसमें छिपे हुए छद्म को वहां से निकालकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। यह जो कला है यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और ये धीरे धीरे रचना लुप्त होती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो आदरणीय गोपाल जी की रचना कर्म को देखे, उसको गुने और उनसे इन सब चीजों को सीखे। और इस रचना पर मैं अंतिम बात तो यही कहना चाहूँगा कि अगर मुझे मौका मिले कि मैं हिंदी व्यंग की 50 व्यंग कथाओं का चुनाव करूं, तो मैं इस रचना को उन 50 व्यंग कथाओं में अवश्य रखूंगा, क्योंकि यह रचना अपने तथ्य पर, अपने शिल्प पर और अपनी प्रभाव क्षमता के आधार पर ऐसी रचना के रूप में स्थापित होती है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री सुभाष चंद्र जी, आपने बेहतरीन समीक्षा इस व्यंग की। गोपाल सर, हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। आप एक कवि भी हैं, आपने कविताओं से साबका पड़ा आपका। एक तरफ कविता जो कोमल हृदय की धरा पर उगती है, और दूसरी तरफ एक सख्त जमीन से निकलता हुआ व्यंग। ये जो एक विसंगति है वो कैसे उसको आपने कैसे पार पाया, और कविता लिखने के बाद व्यंग में कब आई? प्रभात जी, ऐसा है कि कविता के लिए भी संवेदना उतनी आवश्यक है जितनी व्यंग के लिए। व्यंग में आप जीवन का यथार्थ देखते हैं, जीवन को कि जो पढ़ते हैं उनके अंदर जाके झांकते हैं, और कविता में भी यही बात है कि आपने हृदय की बात कहते हैं। तो मुझे कविता से व्यंग तक आने में अधिक समय नहीं लगा। मुझे लगा कि कविता मेरे पास, जब मैं पढ़ रहा था, एमए कर रहा था, तो मुझे लगा कविता रूप है, और अब वो व्यंग का रूप चल रही है। तो जीवन में जो स्थितियां थी, आप जब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपके आसपास कितने लोग रहते हैं। मैं छात्रावास में था और छात्र सब जगह से। इसके पहले मेरी स्कूलिंग हुई थी सिंधिया स्कूल में, जहाँ भी देश भर के छात्र आते थे। कितने रूप होते हैं। कविता एक तरफ अपनी संवेदना को आप काव्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, और यहाँ आप पद्य से गद्य, तो ये दोनों चीजें इससे निभ जाती है संवेदना। तो आदमी में जरूरी यह है कि अगर आप कविता लिखें, कविता बहुतों ने कविता से व्यंग शुरू किया है, लेकिन कविता से व्यंग तक आने के लिए संवेदना बहुत आवश्यक है। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि कविता से व्यंग तक आने में संवेदना बहुत जरूरी है। सर, आपके दौर में हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविन्द्रनाथ त्यागी जैसे मूर्धन्य व्यंग्यकार लिख रहे थे, और उस दौर में जो संपादक हुआ करते थे वो भी बहुत पैनी दृष्टि से हर रचना को देखते थे। वहाँ छपना इतना आसान नहीं होता था। क्या आपने उस दौर में कोई प्रतिस्पर्धा सी महसूस की थी? देखिए, प्रतिस्पर्धा तो जरूर रही होगी, क्यों नहीं रही होगी। और आप ये सोचिए कि परसाई जी, शरद जोशी जी और रविन्द्रनाथ त्यागी, तो रविन्द्रनाथ त्यागी जी तो हमारे एक तरह से इस तरह मानिए कि वो जॉइंट सेक्रेटरी थे जब मैं इसमें था, राजभाषा विभाग में, और उसके पहले टूरिज्म और सिविल एविएशन में। तो उनसे मेरा लेकिन परिचय कभी नहीं था। हम लोग एक दूसरे को इस नाते जानते थे कि वो भी अफसर है, मैं भी अफसर हूँ, बस यही तक परिचय था। उनके पड़ोसी थे गोविंद व्यास, वो मेरे मित्र हैं, वो कथाकार है। तो
गोविंद जी के माध्यम से उनके बारे में कुछ पता चलता रहता था। लेकिन उसी दौर में अगर आप कहिए तो जहां तक हरीश नवल है या प्रेम जन्मेजा है बात के, तो इनसे मेरा परिचय होता रहा। फिर हमारे एक बड़े अच्छे मित्र थे गर्ग साहब, तो गर्ग साहब खुद लेखक थे, शेरजंग गर्ग। तो शेरजंग जी के माध्यम से ये समझिए कि मैं सबको एक तरह से जानता था, उन्हीं के माध्यम से मुलाकात होती थी। इस कारण व्यंग में मेरी रुचि बढ़ती गई। और जब पहला व्यंग ये अफसर की मौत धरबुंग में भेजा बिना किसी प्रयास के और किसी जान पहचान के, भारती जी ने इसे छापा, तो मन में एक उत्साह सा लगा कि व्यंग लेखन किया जा सकता है। तो ये प्रेरणा एक तरह से कहिए कि धर्मवीर भारती जी की थी या उनके धर्मियों की थी। जी जी जी। आप व्यंग के शुरुआती दौर में, क्योंकि आज़ादी से पहले भी भारतेंदु काल से व्यंग्य हुआ, लेकिन ये कहा जाता है कि आज़ादी के बाद व्यंग का एक संपूर्ण विकास हुआ और व्यंग्य पहले एक स्पिरिट भी माना गया, लेकिन बाद में ये भी माना गया कि व्यंग्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। तो जब देश आजाद हुआ था, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई थी, उस दौर में आपने देखा होगा कि व्यंग्य कहाँ खड़ा था हिंदी साहित्य में। देखिए, उस दौर में ये व्यंग अपने प्रखर रूप में आजादी के बाद ही प्रकट हुआ, क्योंकि पहले एक ये समझिए कि कोई भी लिखता था, भारती जी भी लिखते थे, तो व्यंग का एक सीमित रूप था जहाँ इशारे से व्यंग करते थे आप। और उसके बाद आपको वाणी की स्वतंत्रता और आजादी के माहौल और उस वक्त की विसंगतियां, इन सब से आप एक तरह से आजाद भारत में कालू जो मैंने लिखा है वो इसी तरह का कि क्या आम आदमी की आजादी के बाद क्या हालत है, किस तरह से वो विवश है, किस तरह से उसकी विवशताएं हैं, मजबूरियां हैं और किस तरह सताया जा रहा है। लेकिन ये बात अंग्रेजों के वक्त में, आप ये समझिए कि मैं तो व्यवस्था का एक अंग था, लेकिन हिंदी में अगर आप व्यवस्था के विरुद्ध भी लिखे तब भी आपके विरुद्ध कार्रवाई यूं नहीं होती थी, क्योंकि सरकार अंग्रेजी में काम करती थी, हिंदी में नहीं करती थी। तो ये एक लाभ, पहले तो व्यंगकारों को सबसे बड़ा लाभ तो यही मिला। मेरे नंदन जी बड़े कृपालु मित्र थे। नंदन जी ने तब के उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मुझे जानते थे और एक तरह से अपने परिवार का अंग मानते थे। तो उनसे शिकायत की कि देखिए ये आप लोगों के खिलाफ लिखता है। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि भाई तुम हम लोगों के खिलाफ क्यों लिखते हो? मैंने कहा मैं आपके खिलाफ नहीं लिखता, मैं एक व्यवस्था के विरुद्ध लिखता हूँ, और क्योंकि मैं हिंदी में लिखता हूँ और व्यवस्था का कार्य आजकल सिर्फ अंग्रेजी में हो रहा है, हिंदी पे कोई खास ध्यान नहीं देता, चले नहीं तो कोई कार्रवाई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाती है अब तक, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है कि उन दिनों हिंदी का चलन तो था, लेकिन शुरुआती दौर था और सरकारी फाइलों में काम अंग्रेजी में ही होता था। ये मैंने राजभाषा विभाग में रह के देखा। सर, बहुत बढ़िया बातचीत आपसे चल रही है और मेरा तो ये मानना है कि आज भी व्यंग्य को प्रतिपक्ष का स्वर ही माना गया है, जबकि कोई भी यह समझाने के लिए तैयार नहीं है कि व्यंग्य व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है, व्यंग्य व्यवस्था की विसंगतियों के विरुद्ध है। यह जो एक विरोधाभास है उसके बारे में कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि व्यंग्य व्यक्ति नहीं, व्यंग्य विसंगतियों के विरुद्ध एक हथियार है, एक आवाज है। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि आपको यहाँ व्यक्तियों से वास्ता नहीं है, आपका व्यवस्था की खामियों से वास्ता है और आप उसमें सुधार चाहते हैं, इसलिए व्यंग करते हैं उसके विरुद्ध। इससे लोग असलियत जान सके, वास्तविकता से परिचित हो सके कि इसमें क्या कमी है। आप सिर्फ यही आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, होता भी है, और व्यंग की भूमिका भी यही है, होती है। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने और बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। श्रोताओं के लिए बता दें हम कि व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं देश के मूर्धन्य व्यंग्यकार गोपाल चतुर्वेदी जी को, और अगर आप इनसे कोई सवाल करना चाहें तो 73390969 पर अपना सवाल पूछ भी सकते हैं, और अगर आप सीधे हमसे जुड़े हुए हैं लाइव तो चैट रूम में जाइए, अपना नाम लिखिए और उसके अलावा आप अपना सवाल भी कर सकते हैं।
व्यंग्य के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। उन श्रोताओं की जानकारी के लिए जिन्होंने किसी कारणवश अपना रेडियो सेट देरी से शुरू किया है, हम बता देते हैं कि जानकारी कि आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे रूबरू करवा रहे हैं देश के नामचीन व्यंग्यकार श्री गोपाल चतुर्वेदी जी से। और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोपाल सर, और बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर, एक बात और मैं पूछना चाह रहा था, जिस तरह से आज के दौर में व्यंग्य लिखा जा रहा है वो ऐसा लगता है कि जैसे 2020 खेला जा रहा है। व्यंग्य में निबंध शैली या कथा शैली या और भी बहुत सी शैलियां हैं जो लगभग विलुप्त सी हो रही हैं। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, मुझे ये लगने लगा है कि व्यंग्य एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे अगर आप लिखते हैं कुछ, तो एक तो आपको व्यंग्य के पुराने व्यंग्य का अध्ययन बहुत आवश्यक है। उसके बाद अपना चिंतन आपका क्या है किस विषय में, ये भी जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है कि टेस्ट मैच के बजाय आप देखिए, जैसे क्रिकेट में टेस्ट मैच अब उतना लोकप्रिय नहीं हो रहा है जितना T20 रहा है। तो जहाँ लोकप्रिय लेखन हो रहा है तो वहाँ व्यंग्य भी T20 वाला हो गया है। अब वो टेस्ट मैच वाला व्यंग्य या वनडे वाला व्यंग्य भी एक तरह से आप ये लिखिए कि आधुनिक लेखन से गायब है। अब अखबारों के कॉलम अगर आप शब्दों में कर देंगे कि भाई 350 शब्द हो या 400 शब्द हो या 500 शब्द हो, तो उसमें सीमित, एक तो सीमित अविध और सीमित अध्ययन, ये दो चीजें उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। मुझे लगता ये है कि जो T20 वाली बात आपने कही वही उचित है कि व्यंग्य लेखन में भी अब वो जो गंभीरता होनी चाहिए जो कि कुछ अभी भी व्यंग्यकारों में शेष है, वो अब उतनी युवा व्यंग्यकारों में हमारे, हालांकि उनसे बहुत आशा, सबको आशा है कि वो उज्जवल करेंगे व्यंग्य का भविष्य, लेकिन इधर देखने में ये लगता है कि या तो अखबारों के कॉलम में वो व्यस्त हैं और या तो उनकी सीमाओं में फंसे हुए हैं। इधर गंभीर व्यंग्य बहुत कम लिखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, व्यंग्य से विचार पक्ष जो है, जिसको आप गंभीर व्यंग्य कह सकते हैं, वो व्यंग्य से छूटता जा रहा है। बहुत बड़ी चिंता आपने जाहिर की है और निश्चित रूप से हमारे जो साथी, नए साथी सुन रहे हैं जो व्यंग्य में कुछ करना चाहते हैं, वो इस बात पर गौर फरमाएंगे कि व्यंग्य T20 मनोरंजन के लिए खेला जा सकता है, लेकिन असली मजा जो टेस्ट क्रिकेट में आता है, जो हर तरह का आपको खेल दिखाई देता है, वैसे ही अगर आपका अध्ययन जितना गहन होगा, आपका व्यंग्य उतना ही निखर कर आएगा। और जो कुछ छूट रहा है व्यंग्य में, जैसे हमने चर्चा भी की कि निबंध शैली है या कथा शैली है या और भी बहुत सी शैलियां हैं जिन पर व्यंग्य निरंतर लिखे गए, लेकिन आज उसकी कमी नजर आ रही है। एक कारण ये भी है कि आज जिस तरह से लोग लिखने से पहले पुरस्कार लेने की तरफ दौड़ते हैं, बहुत से लोग इस बात के लिए लिख रहे हैं कि वो जैसे जैसे लिखें उनको वैसे वैसे पुरस्कार भी मिलते जाएं। और यही वजह है कि पुरस्कारों को लेके एक विसंगति हमेशा हमारे सामने आती है। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे एक तो जो पुरस्कार के लिए लेखन, ये एक तरह से बहुत ही अनावश्यक और मेरे ख्याल से बहुत ही गैर जरूरी प्रयास है। आप लिखिए और आपका लेखन अगर इस योग्य होगा कि उसे पुरस्कृत किया जाए तो आपको पुरस्कार अवश्य मिलेगा। लेकिन पुरस्कार के प्रयास के लिए आप लेखन करें या पुरस्कार के लिए दूसरे सज्जनों से संपर्क करें, ये बिल्कुल कतई बेहुदा जिसे कहें ऐसी चीज है। मुझे नहीं लगता कि मैंने जीवन में, मेरी 24 पुस्तकें हैं और करीब 25-26 पुरस्कार भी मिले हैं और अच्छे अच्छे काफी गंभीरता के पुरस्कार, लेकिन मुझे कभी पुरस्कार के लिए लेखन और पुरस्कार के लिए प्रयास, ये दोनों करना मुझे अनावश्यक लगा। और देखिए, ऐसा होता है कि अगर आप शासकीय सेवा में हैं और आप अपनी सेवा को तत्पर रूप से कर रहे हैं, कार्यकुशल हैं या कार्यकुशल माने जाते हैं, तो फिर आपका दृष्टिकोण पुरस्कारों के लिए भी बदल जाता है। आप सोचते हैं कि अगर आप काम करेंगे तो आपको उसका उचित फल मिलेगा, अगर आप कर्म करेंगे तो गीता के हिसाब से आपको फल मिलेंगे। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे, यानी लेखन नहीं करेंगे और पुरस्कार की अपेक्षा करेंगे, तो ये एक तरह से अनावश्यक भी है और बहुत गैर जरूरी चीज भी है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मेरी तो मैंने पुस्तक ही लिखी है एक धानलेश्वर, जो ज्ञानपीठ ने छापी थी। तो धानलेश्वर में पूरी बात यही है कि कैसे धांधली करके लोग तरक्की कर जाते हैं जीवन में और उसके बाद उसके लिए भोगते भी हैं, भुगतते भी हैं। जी जी। तो
ये बिना परिश्रम के, बिना अपने चिंतन के, बिना अपना दृष्टिकोण बनाए व्यंग लिखना एक मेरे ख्याल से व्यंग के साथ और हिंदी व्यंग के साथ विशेषकर मजाक। एक प्रवृत्ति सर और इन दिनों देखी जा रही है कि एक दौर था जब लोग कहते थे कि एक नाम आता था कि कोई कवि है, कोई उपन्यासकार है, कोई कहानीकार है और कोई व्यंग्यकार है। लेकिन आज एक ऐसा दौर आ गया है कि एक लेखक अनेक विधाओं में लिख रहा है। क्या यह लेखन की समृद्धि के लिए उचित है या ऐसा ये प्रवृत्ति कोई ठीक नहीं लगती? देखिए, हमें ये लगता है कि शिलाल शुक्ल जी मेरे मित्रों में से एक बड़े अच्छे, मैं उनको अपना बड़ा भाई से मान सकता हूँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। तो शिलाल जी ने जो अपनी राग दरबारी लिखी वो हमसे कहते थे कि मैंने उपन्यास लिखा है। अब उसे आप लोग अगर व्यंग उपन्यास मानते हैं या उसे उस तरह से निरूपित करते हैं तो ये आप लोगों की इच्छा है। मैंने तो एक उपन्यास लिखा है और अच्छा, अपनी समझ से जितना अच्छा उपन्यास लिख सकता था उतना लिखा है। तो ये प्रवृत्ति के, अगर आप व्यंग्यकार है तो उपन्यास आप जरूर लिखिए, लेकिन उपन्यास के जो मानक हैं उनके अनुरूप लिखिए। उसमें व्यंग अगर आप कहीं जबरदस्ती डालेंगे तो वो गलत होगा। उपन्यास की तरह से उपन्यास लिखिए। कहानी की विधा है, कहानी की विधा के भी मानक है, उसके हिसाब से कहानी लिखिए। उसके पात्रों का चित्रण करिए। यदि उसमें व्यंग आता है तो ये एक अनावश्यक प्रयास नहीं होगा, ये एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति का साधन है। यानी अगर आपके पात्रों में व्यंग आ जाता है तो जैसे राग दरबारी आप पढ़िए तो यही लगता है आपको कि यहाँ व्यंग का कोई सायास प्रयास नहीं है। वो उपन्यास लिखा है, उसके चरित्र ऐसे हो गए हैं और उसके चरित्रों का चित्रण इतना सुंदर किया है कि विरोधाभास उसमें निभा लेते हैं लोग और आपको व्यंग सोचते रह जाते हैं आप ये क्या लिख गए। तो उस तरह की बात जो है, बिना सायास प्रयास के अगर व्यंग लिखा जाए और किसी भी विधा में लिखा जाए, कविता में भी व्यंग लिख सकते हैं ऐसा नहीं, लेकिन उपन्यास के मानक आपको जो उपन्यास की शर्तें हैं उनको निभाना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर आप व्यंग कहानी भी लिख सकते हैं लेकिन कहानी की शर्तों को निभाएंगे, उसी तरह से व्यंग उपन्यास के मानकों को अगर आप निभाएंगे तब अच्छा व्यंग लिखेंगे। वहाँ सिर्फ व्यंग के लिए उपन्यास लिखना एक तरह से गलत है, लेकिन उपन्यास में व्यंग का आना गलत नहीं है। जैसे राग दरबारी आज भी व्यंग के श्रेष्ठ उपन्यासों में से एक माना जाता है और उसे पढ़ने से बड़ा आनंद आता है मन में। तो ऐसे अगर आपका लेखन होगा तो मुझे लगता है कि वो सफल रहेगा। जी, बहुत बढ़िया बात कही है। श्रोताओं, व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में इस समय हम रूबरू हो रहे हैं देश के नामचीन व्यंगकार श्री गोपाल चतुर्वेदी जी से। इससे पहले कि हम बातचीत को और आगे बढ़ाएं, आइए कुछ हमारे साथी हैं जिन्होंने अपने संदेश भेजे हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं अलंकार रस्तोगी लखनऊ से। बॉक्स एफएम के श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। प्रभात गोस्वामी जी एक बहुत ही शिद्दत से जो कार्यक्रम कर रहे हैं व्यंग के प्रति समर्पण की, ये उनका समर्पण दिखाता है और मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूं। और इसी क्रम में उन्होंने आदरणीय गोपाल चतुर्वेदी जी का जो साक्षात्कार लिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये साक्षात्कार इस कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के युग में गोपाल चतुर्वेदी जी व्यंग के सबसे अधिक अनुभवी एवं वरिष्ठतम सदस्य है व्यंग जगत के, और उनका मार्गदर्शन इस पूरी पीढ़ी को मिला है। मैं अपनी बात करना चाहूंगा कि मैंने जब से होश संभाला है और जब से व्यंग के जगत में होश संभाला है तब से मैंने उनको एक आदर्श माना है। उनकी रचनाओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। केवल रचनाओं से ही नहीं, उनका व्यक्तिगत जो प्रभाव रहा है मेरे ऊपर, वो निसंदेह मेरे व्यक्तित्व को, मेरे लेखन को, उसने सबको प्रभावित किया है। उनके पास बैठना, उनसे बातें करना अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ लेना जैसा होता है। और उनकी बातों में जो विट निकलता है, जो आयरनी उनकी हर वाक्य में निकलती है, वो एक साधारण से मनुष्य को भी व्यंग के प्रति आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, गोस्वामी जी को, कि यह साक्षात्कार अवश्य श्रोताओं को पसंद आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अलंकार रस्तोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो लखनऊ से इस समय अपनी बात कह रहे थे। और आइए एक और हमारे साथी हैं यशवंत कोठर, वह भी कुछ कहना चाह रहे हैं। गोपाल चतुर्वेदी
हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। गोपाल चतुर्वेदी ने व्यंग्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कविताओं के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है। वे भारतीय रेल लेखा सेवा के अधिकारी रहे हैं। उनके लिखे हुए कॉलम्स मैंने बहुत ध्यान से पढ़े हैं और उन कॉलमों को पढ़कर मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं ये मानता हूँ कि गोपाल चतुर्वेदी के व्यंग्य रचनाएं हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। गोपाल चतुर्वेदी अपने क्षेत्र के समस्त पाठकों के लिए भी आदरणीय रहे हैं। वो कई बार अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में कॉलम लिखते रहे हैं। उन कॉलमों से भी बहुत सारे लोगों ने व्यंग्य की दीक्षा ली है। उनको भारत भारती पुरस्कार मिला है। इसके अलावा गोपाल चतुर्वेदी के बहुत सारी रचनाएं यत्र तत्र बिखरी हुई है, जिनका समुचित मूल्यांकन होना बाकी है। गोपाल चतुर्वेदी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं और उनसे आशीर्वाद में एक व्यंग्य की मांग करता हूं। उनका यह व्यंग्य यहाँ पढ़ा जाए और लोगों तक पहुँचे। गोपाल चतुर्वेदी बुजुर्ग, वरिष्ठ और अपने क्षेत्र के बहुत ही शानदार लेखक हैं। मैं उनको अपना नमस्कार और आदर देता हूँ। गोपाल चतुर्वेदी ने जब भी काम किया अच्छा किया। नमस्कार, गोपाल जी को प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये दो लोग थे अभी और भी लाइन में लगे हुए हैं। काफी लोग जो आपसे स्नेह रखते हैं, जो आपसे बहुत कुछ सीखे हैं और जो आज भी आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे और भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और जैसे जैसे और जुड़ेंगे हम उनका संदेश भी आप तक पहुंचाएंगे। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कोरोना काल में जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बने, समूह बने और उसके बाद में जब कोरोना काल समाप्त हो गया, हम सामान्य जीवन की ओर लौट आए थे, उसके बाद भी ये जो आपसी समूहवाद या गुटबाजी है वो कुछ अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल एक ऐसा दुष्कर समय था कि देश को में यह अभिव्यक्त व्हाट्सएप पे आसानी से हो जाती है, तो लोग आपस में जुड़े, एक दूसरे के प्रति उन्होंने सावधानियों का चित्रण भी किया। लेकिन सामान्य रूप से अगर आप देखें, सब अब तो सामान्य काल है। हालांकि एक दूसरा चाइनीज वायरस इधर फिर से हल्ला मचा हुआ है कि कहीं वो देश में प्रवेश न कर जाए। तो मुझे तो यही ताज्जुब होता है कि ये ऐसी चीजें चाइना से ही क्यों फैल रही है और चाइना के माध्यम से क्यों फैल रही है। आप ये देखिए कि ये भी एक अजीब सी बात है कि अमेरिका से कुछ नहीं आ रहा, रूस से कुछ नहीं आ रहा, लेकिन चाइना से वायरस जरूर आ रहा है। तो ये आयातित सामान जो चाइना का है, इसे विशेष रूप से प्रतिबंधित अगर किया जा सके तो बड़ा अच्छा देश का कल्याण होगा। लेकिन उसके बाद भी व्हाट्सएप ग्रुप तो चालू है। और देखिए, हिंदी का सबसे बड़ा संकट है वो कि हिंदी लेखक आपस में एक दूसरे से जुड़ने के बजाय कटते जा रहे हैं। उनमें जो, मैं ये तो नहीं कहूँगा सभी हिंदी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हिंदी की सेवा अगर आप साथ मिलजुल के करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपस में स्नेह होगा, आपस में यदि एक ये रहिए कि सदा सहता रहेगी, एक दूसरे के प्रति आपके हृदय में प्रेम रहेगा, तो हिंदी की सेवा में भी ये परिलक्षित होगा। और हिंदी विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिंदी प्रेम की भाषा है। हिंदी कोई नफरत की भाषा नहीं है, या कहीं किसी के प्रति ऐसा नहीं है कि किसी से विद्वेष रखे। हिंदी अपना उसका अस्तित्व है और तब से आज से नहीं, बहुत आप ये सोचिए 400-500 साल का पुराना इतिहास है। भाषा से लेके, बोली से लेके जो भाषा बनी है, तो उसका तो अपना अलग एक स्वरूप होता है और अपनी एक अलग पहचान भी होती है। हिंदी एक ऐसी ही भाषा है। तो इसके लेखकों को भी आपस में सद्भाव रखना चाहिए, आपस में मित्रता और बांधुत्व की भावना रहे, बजाय इसके कि एक स्पर्धा करें आपस में। उसकी कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है और वो उससे भाषा का स्तर भी नहीं बढ़ पाता। तो मेरा तो यही कहना है। आगे आप जो सवाल पूछना चाहें पूछिए। जी,
मैं यही कहना चाहता, अभी हरीश नवल जी से हमारी बातचीत हुई थी कुछ समय पूर्व, उन्होंने भी वही बात कही जो आप कह रहे हैं कि एक आपका जो दौर था उसमें जो व्यंग्यकार थे या जो हिंदी साहित्य के अलग अलग विधाओं में लिखने वाले लेखक थे वो एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। लेकिन आज गुटबाजी इतनी ज्यादा हावी हो रही है कि उससे गुट का कोई फायदा होता हो ये तो पता नहीं है, लेकिन साहित्य का नुकसान जरूर हो रहा है। हाँ, ये जो आपसी प्रतिद्वंदिता की भावना है ये गलत है। इसकी जगह आपसी अगर मित्रता हो, आपसी सद्भाव हो, आपसी स्नेह हो, तो हम सब मिलजुल के एक ही काम तो कर रहे हैं। आप हिंदी की सेवा कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं, किसी विधा के लेखक हैं, आप उस विधा की सेवा कर रहे हैं, तो ये एक प्रोत्साहन का विषय है। और मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि भारती जी, देखिए जिनको जानते थे उनको तो प्रोत्साहित करते ही थे। मैं दिल्ली में एक बार भारती जी आए थे, अपना धर्म छोड़ चुके थे तब, और एक महिला थी, एक हिंदी की कवियत्री थी बुद्धिराज, तो उन्होंने अपने घर पर उनको बुलाया था, हमको और हमारी पत्नी को भी बुलाया था। सुनीता बुद्धिराज की कवियत्री थी, तो वहाँ भारती जी बैठे हुए थे और उनके साथ विष्णुकांत शास्त्री जी भी थे। तो भारती जी मुझे देख के जब मुझसे मिलाया गया, कहने मैं इसे खूब जानता हूँ, इसे मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन ये आज तक मुझसे मिलने नहीं आया, पहली बार आया है जी। तो मैंने कहा कि भारती जी में एक बात ये थी कि देखिए दो तरह से उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। एक तो मिलने के बाद एक आशीर्वाद भी अपना दिया कि उन्होंने खूब पढ़ा है। दूसरा ये आशीर्वाद के बिना जाने, बिना पहचाने, बिना नाम सुने आप किसी का व्यंग छाप दें और उसे महत्वपूर्ण स्थान पर छापें, तो आपका अपने आप एक प्रोत्साहन आपको मिलता है। तो भारती जी ऐसे संपादक भी बहुत कम होते हैं, और भारती जी तो मैं बड़ा सम्मान इसीलिए करता हूँ कि धर्म में उन दोनों सबसे अच्छी साप्ताहिक पत्रिकाओं में सबसे अच्छा स्थान रखता था। हिंदुस्तान हुआ, धर्म हुआ, सारिका हुई, तो यही बात मैंने सारिका में देखी। सारिका ने भी मेरा एक कॉलम बहुत दिनों तक छापा, जी जी, तो फाइल पर जग हुआ, और यही बात वहां भी थी कि अगर कमलेश्वर जी, अगर आपको उनको अच्छा लगता तो छापते थे, अगर अच्छा नहीं लगा तो कहते थे कि भाई दूसरा भेज दो, ये कुछ पसंद नहीं आया। तो ये जो स्पष्ट वक्तव्य था, इससे आप बहुत प्रोत्साहित भी होते थे, निराश नहीं होते थे कि भाई अगर आपकी रचना में इस योग्यता है, इस योग्य है वो कि छप सके तो प्रकाशित होगी, और ना दूसरी रचना भेजिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक सब रचनाएं एक सी नहीं होती, उनका भी मूल्यांकन अलग अलग किया जा सकता है। तो मुझे तो यही लगता है कि हम लोग अगर साथ रहें और आपसी स्पर्धा के बजाय आपसी प्रेम से अपना काम करें तो अधिक उचित होगा। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि अगर आपसी प्रेम से मिलकर हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें तो एक अच्छा लेखन भी दिखाई देगा और अच्छा साहित्य की समृद्धि भी होगी। सर, बातचीत अब क्योंकि अब समय बहुत कम है, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ और लोग जो आपसे बेहद स्नेह करते हैं वो भी अपनी बात आपसे आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सुनते हैं। प्रभात जी, गोपाल जी और बॉक्स एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। गोपाल जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। यदि मैं बात करूं उनके व्यंग लेखन की तो वे हम सब के लिए प्रेरणा हैं। आज के व्यंगकारों को उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह व्यंग में अनवरत काम किया जाता है। इस समय जितने भी व्यंगकार हैं उनमें सबसे वरिष्ठ व्यंगकार गोपाल चतुर्वेदी सर हैं, और वे लगातार आई थिंक 50-60 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। उनका एक कॉलम है जो साहित्य अमृत में उनके पहले अंक से आ रहा है, राम झरोखे में, वो वे लगातार इतने सालों से लिख रहे हैं। आई थिंक 25-30 वर्ष तो हो ही गए होंगे, और बहुत सारे पुरस्कार, बहुत सारा काम है जिसके बारे में आप लोगों ने बताया है। मैं बताना चाहूंगी गोपाल चतुर्वेदी जी के उस स्वभाव के बारे में है जो सबको अपना बना के चलते हैं। जिस साहित्य की दुनिया में लोग एक दूसरे से मुंह फेर कर चलते हैं, टांग खींचते हैं, वहाँ ये सबको अपना बनाते हैं, सबको अपने घर बुलाते हैं और हम सबको अप्रिशिएट भी करते हैं। यदि कुछ अच्छा कोई लिखता है इनसे छोटा तो वो उसको फोन करके बाकायदा बधाई भी देते हैं। इतना बड़ा दिल है हमारे गोपाल सर का, और मैं तो भाग्यवान हूँ कि मुझे उनका हमेशा विशेष आशीर्वाद मिला है। मेरे लिए तो वे पिता तुल्य हैं, और मैं भाग्यवान समझती हूँ अपने आप को कि मुझे उनसे हमेशा मार्गदर्शन और आशीर्वाद दोनों मिले हैं। और मुझे बहुत खुशी है आज आप उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। इससे बहुत सारे व्यंगकारों को बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी श्रीमती अर्चना चतुर्वेदी
जो नोएडा से, वैसे हैं वो मथुरा के, भुल्लो भुआ के रूप में आप उनको अक्सर सुनते रहते हैं और देखते भी रहते हैं यूट्यूब पर। और एक और साथी हमारे हैं व्यंग्यकार मनोज वार्ष्णेय, वो भी अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। गोपाल सर नमस्कार, जयपुर से मैं मनोज वार्ष्णेय, व्यंग्यकार, कहानीकार और पत्रकार। बॉक्स एफएम रेडियो से व्यंग विचार, व्यंग विमर्श पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग ने देश में व्यंग के नए आयाम स्थापित किए हैं और नए तरीके से यह लोगों के बीच में व्यंग को स्थापित कर रहा है। आज ये जो व्यंग विमर्श का कार्यक्रम होता है, इससे नए लेखकों को भी काफी प्रोत्साहन मिला है। अब तक इस मामले में ज्ञान चतुर्वेदी जी, प्रेम जन्मजय, सूर्यवाला, सुभाष चंद्र, हरीश जोशी, अजय अनुरागी जैसे व्यंग्यकारों से बातचीत हुई है और लोगों को नए रास्ते मिले हैं। आज हमारे सामने जो व्यंग्यकार हैं वे हैं गोपाल चतुर्वेदी, और गोपाल चतुर्वेदी का लेखन बहुत जबरदस्त रहा है। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में जो भी लिखा, उसने अपने समय की विसंगतियों को उकेरा है और अपने समय की ऐसी कथाएं हमारे सामने रखी हैं जो जीवन में मुझे लगता है अति महत्वपूर्ण है, लेकिन गौण हो जाती हैं। देश भर के जाने माने व्यंग्यकारों के रूप में गोपाल जी का नाम उसी श्रृंखला में लिया जा सकता है जिसमें शरद जोशी जैसे लेखक मौजूद हैं, या राग दरबारी के श्री लाल शुक्ल जैसे लेखक, कवि, कहानीकार, व्यंग्यकार, साहित्यकार मौजूद हैं। सही मायने में गोपाल चतुर्वेदी का लेखन इस देश के नए युवा वर्ग के लिए, नए वर्ग के लिए मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। जी बहुत धन्यवाद मनोज भाई। और दो और हमारे साथ व्यंग्यकार जुड़े हैं, खंडवा से कैलाश मंडलेकर जी, वरिष्ठ व्यंग्यकार। बहुत धन्यवाद प्रभात जी। व्यंग पर केंद्रित ये श्रृंखला आपकी अब काफी लोकप्रिय होती जा रही है और आज आदरणीय गोपाल चतुर्वेदी जी पर आपने इस कार्यक्रम को केंद्रित करके इस श्रृंखला को बहुत समृद्ध कर दिया है, मैं समझता हूँ। गोपाल चतुर्वेदी जी हिंदी के वरिष्ठतम व्यंग्यकार हैं। मैं कह सकता हूं कि उनकी व्यंग रचनाओं में हमारी इस नई सदी की जितनी विद्रूपताएं और असंगतियां हो सकती हैं, वे चाहे राजनीति की हो, समाज की हो या नौकरशाही की हो, सब पर उन्होंने पूरी निर्भीकता से लिखा है। साहित्य अमृत में वर्षों से जारी उनका कॉलम बहुत लोकप्रिय हुआ है और मैं उसे लगातार पढ़ता हूँ। उनके कुछ व्यंग मुझे याद आते हैं। पुल के नीचे की बस्ती, ऐसी रचनाएं मुझे अब भी उनकी याद आती हैं। वो बड़ी गहरी और बेबाकी से लिखी गई रचनाएं। उनका एक व्यंग है रोशनी के अंधेरे, बड़ा महत्वपूर्ण व्यंग है ये उनका। इस रचना में क्या हुआ है कि बिजली जाने जैसी बिजली चली गई है, एक बहुत ही आम फहम घटना को लेकर उन्होंने बात को शुरू किया था और फिर उसमें पूरे देश की गहरी विडंबनाओं को वो रेखांकित करते चले जाते हैं। गोपाल जी से मेरी पहली मुलाकात उज्जैन में हुई। वहाँ डॉक्टर शिव शर्मा ने शरद जी की स्मृति में एक व्यंग का कार्यक्रम आयोजित किया था। तब आदरणीय गोपाल जी के व्यंग पाठ को मैंने सुना था और इस अवसर पर उन्होंने हिंदी व्यंग के समकालीन परिदृश्य पर भी अपनी कुछ बातें रखी थी। मुझे गर्व है कि मुझ जैसे व्यंग के विद्यार्थी को आदरणीय चतुर्वेदी जी के साथ व्यंग पाठ करने का अवसर मिला। मैं उन पर लंबी बात करना चाहता हूं, पर चूंकि आपका समय निर्धारित किया हुआ है, इसलिए मैं उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके यशस्वी जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं व्यक्त। जी बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश मंडलेकर जी। और अब सर एक और आपके सहपाठी रहे हैं, आपसे कनिष्ठ कॉलेज में रहे हैं, देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। वर्तमान समय के सर्वाधिक वरिष्ठ व्यंग्यकार गोपाल चतुर्वेदी जी मुझसे भोपाल में 1 वर्ष आगे। वह आर्ट्स के विद्यार्थी थे और मैं विज्ञान का, किंतु तब से गोपाल जी साहित्य में चल रहे हैं। उन दिनों भोपाल की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था कला मंदिर में वे नियमित आते जाते थे और वहाँ पर गीत और कविताओं का पाठ करते थे। उन दिनों उनकी रचनाएं सरिता में अक्सर प्रकाशित होती रहती थी। बाद में वह व्यंग्य की ओर मुड़े। उनके एक व्यंग्य संग्रह आजाद भारत में कालू पर मैंने समीक्षा लिखी, जो इंडिया टुडे में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद से गोपाल जी निरंतर व्यंग्य लेखन में रत हैं। वे प्रतिमाह साहित्य अमृत के एक व्यंग्य स्तंभ में लिखते रहते हैं। उनकी 15 से ऊपर पुस्तकें प्रकाशित हैं। अंतिम किताब उनकी आई है संचयिका, और हमें गर्व है कि वे व्यंग्य लेखन में निरंतर कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझे यह कहने में
कतई संकोच नहीं है कि उनके लेखन से व्यंग बहुत धनी और संपन्न होगा और लंबे समय तक याद किया जाता रहेगा। लोगों को मालूम नहीं है कि उनके पिताजी ने मैनचेस्टर से शिक्षा ली और उन्होंने शंकरदयाल शर्मा को पढ़ाया था लखनऊ में। तो ऐसे समृद्ध और संपन्न परिवार से गोपाल जी हैं, उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। जी, ये थे डॉक्टर हरि जोशी भोपाल से, लेकिन इन दिनों मुंबई में निवास कर रहे हैं। सर, आपने देखा कितने कितने लोग आपसे कितना स्नेह रखते हैं और उन्होंने अपनी मन की बात आप तक पहुंचाई। कार्यक्रम का समय क्योंकि अब हमें बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि कहते हैं कि हर रचनाकार के भीतर एक समीक्षक और एक आलोचक भी होता है। आप अपनी संपूर्ण रचनाओं को पढ़ते हैं, आप अपने संपूर्ण साहित्य के बारे में जब कभी भी चिंतन करते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? देखिए, मुझे महसूस तो ये होता है कि मेरा लेखन बड़ा सीमित लेखन रहा है। मैंने सिर्फ व्यंग में लिखा है। अगर व्यंग एक ऐसी विधा है जो कि अभी भी साहित्य में हास्य तो एक मान्य विधा रहा है, नवरस में भी हास्य का जिक्र आता है, हाँ, लेकिन व्यंग जो है एक नई विधा है, तो उसमें लिख के थोड़ा बहुत संतोष तो मुझे है। लेकिन ये संतोष जो है अभी कभी कभी संतोष में बदल जाता है कि मैं और भी लिख सकता था। और व्यंग को ही अगर आप किसी कहानी लेखन उपन्यास मैंने बीच में एक शुरू किया था, लेकिन फिर कुछ उसमें ऐसी दुर्घटना हो गई कि मैं उपन्यास लेखन मजदूर रह गया। लेकिन मुझे ये लगता है कि लेखन से आपका जीवन समृद्ध होता है और वो लेखन किसी भी विधा में हो वो आपको अपने से बाहर ले जाता है। और जब आप जीवन में अपने से बाहर जाते हैं तो आपको एक अनुभूति जो होती है वो अनुभूति सिर्फ लेखन से आती है। और कुछ अपना एक निजी शैली का विकास, निजी भाषा तो खैर हिंदी है ही, लेकिन निजी जो शब्द हैं उनका चयन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर इस ओर ज्यादा हम लोग ध्यान दें और प्रयास करें तो मेरे ख्याल से लेखन का स्तर भी अच्छा होता है। और मुझे असंतोष यही है कि मैं सिर्फ व्यंग लेखन तक क्यों सीमित रह गया। यानी और भी क्षेत्र थे जिनमें आप कलम चला सकते थे, लेकिन अब ऐसी आयु आ गई है कि अब तो कुछ नया करने का मन भी नहीं होता। लेकिन जो पुराना है उसे अगर अभी भी मैं कॉलम लिखता हूँ अपना साहित्य अमृत पे, और उस साहित्य अमृत के कॉलम में प्रयास यही करता हूँ कि कुछ नया दिया जा सके। तो मुझे संतोष यही है कि अभी भी लिख रहा हूँ, लेकिन यह संतोष अवश्य है कि एक सीमित क्षेत्र में रह गया, जबकि व्यंग की संभावनाएं बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। जी, आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया हमको, और निश्चित रूप से हमारे श्रोता, जिनमें सभी तरह के श्रोता होते हैं, उन्होंने भी आपसे बातचीत सुनकर पूरा आनंद लिया होगा। गोपाल चतुर्वेदी साहब, आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके, आपके बारे में बहुत कुछ जानकर हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और आपने बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाल कर आज बॉक्स एफएम जयपुर से प्रसारित होने वाले व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में हमें सहयोग दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हार्दिक धन्यवाद कि आपके मंच से मुझे अपने श्रोताओं से, अपने पाठकों से चर्चा करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।